आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक है पीजीबीपी में उसको कैसे पढ़ें। अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत आता है कि ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत बड़ा हेड है एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। एग्ज़ाम्स के पहले क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं एक सिंपल से एक रिवीजन अप्रोच रखूँगा और इस रिवीजन अप्रोच में मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊँगा जो आपको समझने में हेल्प होगा, ठीक है, जिसको यूज़ करके आप अपने बहुत सारे सम्स को सॉल्व कर पाएंगे एंड यस डेफिनेटली आप स्कोर गुड कर पाएंगे पीजीबीपी में। पीजीबीपी एक ऐसा हेड है जो आप आराम से स्कोर किया जा सकता है। लोगों का एक मार्केट में हाइप है कि पीजीबीपी समझ नहीं आता और बहुत बड़ा है, तो उसको ब्रेकआउट करते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी कंप्लीट वे में देख लेंगे तो मेरा अश्योरेंस है आपको कि आपको पीजीबीपी अच्छा लगने लगेगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डिसाइड करते हैं कि पीजीबीपी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उससे बेटर है ये वीडियो देख के पीजीबीपी को एक बार समझ ले, शायद आपको पीजीबीपी बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ध्यान से समझिएगा। ये जो हेड है बेसिकली इस हेड का नाम है पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। प्लीज़ ध्यान से इस पे एक फोकस होके ध्यान रखते हुए समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस हेड में प्रॉब्लम क्या होता है, इस हेड में जो सवाल पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ पीएल। आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिखेंगे, जो क्वेश्चंस आपसे सम सॉल्व करवाने के लिए पूछे जाएंगे वो होते हैं पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में एक पीएल होता है। दूसरी तरफ इसमें जो क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं दैट इज़ नोन एज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन पीएल के मर्ज होके साथ भी पूछा जाता है। थर्ड जो इसमें अलग से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या फिर आपसे दिमाग लगाया जा सकता है दैट इज़ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इससे अलग से क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। फोर्थ जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन अ डिफरेंट लिस्ट दैट इज़ स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसको हम लोग 35 AD बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कॉम्बिनेशन है प्रिजम्पटिव इनकम का, जिसका सेक्शन है 44 AD, 44 ADA, 44 AE। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो घबराइएगा मत कि ये सब टॉपिक्स क्या है, क्योंकि मैं इसको कवर करूँगा। और लास्ट जो वो लोग अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है दैट इज़ सर्टेन टॉपिक विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन व्हाट MCQs, विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन MCQs। तो MCQs लेवल में भी आपको जो जो सवाल पूछ सकता है मैं अच्छी तरह से आप सबको वो कवर कराऊंगा। ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये पीजीबीपी पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को इनकम से माइनस करना पड़ता है एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप जैसे ही इनकम से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस, आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। मतलब आपने जब अपने एक इनकम को माइनस किया एक्सपेंसेस से, आपके पास जो आया वो आता है एक तरह का नेट प्रॉफिट। प्लीज़ ध्यान से समझिए, ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये कैसे आया। आपने अपने सारे इनकम को माइनस कर दिया आपने एक्सपेंसेस से, आपने अपने सारे इनकम को माइनस कर दिया सारे एक्सपेंसेस से। मार्क माय वर्ड, आपने अपने सारे इनकम को माइनस कर दिया सारे एक्सपेंसेस से। तो जैसे ही आपने सारे इनकम को माइनस कर दिया सारे एक्सपेंसेस से तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आ गया और आप सोचते हैं कि मैं इस नेट प्रॉफिट को टैक्सेबल कर दूंगा पीजीबीपी में। ये सोच को देख के पीजीबीपी आता और बोलता रुक जाइए, आपने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है, आपने जो ये नेट प्रॉफिट निकाला है, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ करके आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला है उसमें आपने क्या किया, आपने सारे इनकम को माइनस कर दिया सारे एक्सपेंसेस से। तो यहाँ पे पीजीबीपी बोलता है देखिए आपने सारे इनकम को ऐड किया
और आपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, आपने सारे इनकम को ऐड किया और उससे सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। वंस मोर, आपने सारे इनकम को ऐड किया और उससे आपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। तो ये जो सारे इनकम को जो आपने ऐड किया उसमें से ऐसे बहुत सारे इनकम हैं जो बिजनेस इनकम नहीं है और आपको वो ऐड करना नहीं चाहिए था, फिर भी आपने ऐड कर दिया। तो उस इनकम को जिसने आपने ऐड किया है, जिसको आपने ऐड किया है, उस इनकम को जिसको आपने ऐड किया है बिजनेस इनकम मान के, उसमें से आप निकाल लीजिए। ठीक है, आपने क्या किया, सारे इनकम को ऐड किया, उसके बाद उस सारे इनकम ऐड करने के बाद आपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया। लॉ बोलता है कि इससे जो भी आया है वो आया नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। आपको क्या करना है, आपको बोला जाता है कि आपने जो सारे इनकम को ऐड किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम आपको लेना चाहिए था। आपको उसमें से क्या लेना चाहिए था, बिजनेस इनकम। यानी कि अगर इनकम, मान लीजिए मैं बताता हूँ, ये एक इनकम का पोर्शन है, ये सारा इनकम का पोर्शन है, आपको इसमें से आपने सारा ऐड करके लिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेना चाहिए था बिजनेस इनकम। तो जो बिजनेस इनकम नहीं है, जो बिजनेस इनकम नहीं है उसको भी आपने ऐड कर दिया और आपको वो ऐड करना नहीं चाहिए था, तो आप करेंगे लेस। यानी कि इस नेट प्रॉफिट से आप लेस करेंगे वो इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है। देखिए, सारा बिजनेस इनकम नहीं चाहिए आपको, बिजनेस इनकम चाहिए, बिजनेस एक्सपेंसेस चाहिए। तो आप सारा इनकम लेके क्या करेंगे, तो सारे इनकम में से बिजनेस इनकम जो है, बिजनेस इनकम है उसको रहने देंगे, और जो बिजनेस इनकम नहीं है जिसको आप ऑलरेडी ऐड किए हुए उसको लेस कर देंगे। आप लेस करेंगे वो इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, आप लेस कर देंगे वो इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस? उसी तरह से आप ऐड कर देंगे वो एक्सपेंसेस, आप ऐड कर देंगे वो खर्चा, आप ऐड कर देंगे वो खर्चा। देखिए, आपने क्या किया, सारे इनकम को प्लस किया, उससे सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया। तो वो जो आपने माइनस किया जो खर्चा, वो सारा खर्चा बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं था, कुछ खर्चा पर्सनल एक्सपेंसेस था। तो जो कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस था आपको उसको माइनस नहीं करना चाहिए था, आपने उसको माइनस किया है, तो आप उसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग ऐड कर देंगे वो खर्चा, एक्सपेंसेस जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस? तो नेट प्रॉफिट जो एज पर पीएल आता है उससे आप लेस कर देंगे वो इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है और ऐड कर देंगे वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। ये आपको दिखने मिलेगा अपने क्वेश्चन के पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आप क्या करेंगे, वापस से लेस कर देंगे वो खर्चा जो बिजनेस खर्चा है, आप लेस कर देंगे वो खर्चा जो बिजनेस खर्चा है और ऐड कर देंगे वो इनकम, अब ऐड कर देंगे वो इनकम जो बिजनेस इनकम है, आप ऐड कर देंगे वो इनकम जो बिजनेस इनकम है। और ये दोनों का आपको एंट्री मिलेगा एडजस्टमेंट्स में, पीएल के दिए हुए एडजस्टमेंट में आपको देखने मिलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा फोकस होके समझिएगा, आपको फोकस होके समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसका दो टुकड़ा करता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। मान लीजिए एक तरफ ये बिजनेस इनकम है और मान लीजिए एक तरफ एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं वापस से करेक्ट करता हूँ। मान लीजिए ये एक इनकम है और मान लीजिए ये एक्सपेंसेस है, तो इतने सारे इनकम को माइनस करना पड़ेगा इतने सारे एक्सपेंसेस से, तो नेट प्रॉफिट आएगा। लॉ बोलता है हम लोग क्या टारगेट करके चल रहे हैं कि इतने सारे इनकम में से आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम अलग करिए और बाकी खर्चा हटा दीजिए, अपने को सिर्फ बिजनेस इनकम चाहिए।
और इतने सारे खर्चा में से आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा खर्चा लीजिए, बिजनेस एक्सपेंसेस लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। तो आपको अब बिजनेस इनकम मिल गया और आपको अब बिजनेस एक्सपेंसेस मिल गया। तो जैसे ही आपको एक बिजनेस इनकम मिल गया और बिजनेस एक्सपेंसेस मिल गया, तो बिजनेस इनकम को बिजनेस एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट को टैक्सेबल कर दीजिएगा पीजीबीपी में। तो मैंने जो आपको बताया, ये तो एकदम स्ट्रेट कट मेथड है कि सारे इनकम में से हम लोग ले लेंगे बिजनेस इनकम, सारे खर्चा में से हम लोग ले लेंगे बिजनेस खर्चा, और जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा टैक्सेबल पीजीबीपी में। बट मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव ये है कि मैंने सारे इनकम को ले लिया है। अब अगर ये जो आ रहा है, मैंने सारे इनकम से माइनस किया सारा एक्सपेंसेस, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। तो मान लो ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, मान लो ये मेरा नेट प्रॉफिट है, और ये नेट प्रॉफिट के सामने ये नेट प्रॉफिट है, और ये नेट प्रॉफिट के सामने ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये है बिजनेस इनकम, ये वाला जो पोर्शन है ये है बिजनेस खर्चा, ये वाला जो पोर्शन है वो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, और ये वाला जो पोर्शन है वो नॉन बिजनेस इनकम है। तो आपने ये नेट प्रॉफिट कैसे लाया? ये नेट प्रॉफिट हमने लाया सारे इनकम को माइनस करके सारे एक्सपेंसेस से, सारे इनकम को ऐड किया, माइनस किया सारे खर्चा से, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लाने के लिए मैंने क्या किया, इनकम को ऐड, सारे इनकम को लिया, माइनस किया सारे एक्सपेंसेस को, सारे इनकम को लिया, माइनस किया सारे एक्सपेंसेस को, तो सारे इनकम को लिया, माइनस किया सारे एक्सपेंसेस को, तो नेट प्रॉफिट आया। लेकिन हम लोगों को सारा इनकम लेना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम? प्लीज़ बताइए कि हम लोग को सारा इनकम लेना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम लेना चाहिए था? भैया हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम लेना चाहिए था। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम लेना चाहिए था तो आपको क्या करना चाहिए पता है कि इस इनकम में से जो नॉन बिजनेस इनकम है, जिसको आपने ऐड करके सारे एक्सपेंसेस से लेस किया है, आपको क्या करना है, इसमें से जो भी नॉन बिजनेस इनकम है, इसमें से जो भी ये आया क्या, इस नेट प्रॉफिट में क्या है, इनकम एडेड एक्सपेंसेस लेस है, तो इसमें से जो इनकम एडिंग नेचर का है, तो इसमें से जो इनकम ऐड है, जो बिजनेस इनकम नहीं है, उस इनकम को वापस ले लो। तो आप क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में वो इनकम हटा देंगे जो बिजनेस इनकम नहीं है। डन, क्लियर हो गया? हटा दिया जो बिजनेस इनकम नहीं है। उसी तरह से इस नेट प्रॉफिट से आपने सारे खर्चे को माइनस किया था, तो वापस से वो खर्चा आप ऐड कर देंगे जो बिजनेस खर्चा नहीं है, जिसको माइनस होना नहीं चाहिए था। आपको बिजनेस इनकम चाहिए था, बाकी इनकम को आपने हटा दिया, आपको बिजनेस खर्चा माइनस करने चाहिए था, खर्चा माइनस नेचर का है, ये बिजनेस खर्चा नहीं है तो वापस से ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस खर्चा नहीं है तो हम लेस होने नहीं देंगे। उसी तरह से ऐसा हो सकता है पीएल में आप भूल गए वो इनकम को लेना जो बिजनेस इनकम है, उसका आपको एंट्री एडजस्टमेंट में दिखेगा। उसी तरह से हो सकता है कि आप भूल गए वो एक्सपेंसेस को माइनस करना जो बिजनेस एक्सपेंसेस है। होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। अगर यहाँ तक समझ आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप कि यस हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब मैं जो आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा दिया कि हम लोगों को बिजनेस खर्चा से मतलब है और बिजनेस इनकम से मतलब है, तो बेटा इतना क्लियर हो गया कि पीजीबीपी हेड में अपने को चाहिए बिजनेस एक्सपेंसेस और ऑन द अदर हैंड अपने को चाहिए बिजनेस इनकम। अपने को दो ही चीज़ चाहिए, अपने को एक तरफ चाहिए बिजनेस एक्सपेंसेस और दूसरी तरफ जो अपने को चाहिए दैट इज़ बिजनेस इनकम। लॉ बहुत सिंपल सा अप्रोच रखता है, बोलता है देखिए बिजनेस इनकम को माइनस करेंगे बिजनेस एक्सपेंसेस से तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। मैं बोला ज़रूर, तो आपको बिजनेस एक्सपेंसेस पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर एक सेक्शन है 30 से लेके 37।
ये जब आप खर्चा पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये एक ऐसा खर्चा है बिजनेस का, है ये बिजनेस का खर्चा जिसका डिडक्शन लेना अलाउड है। भैया डिडक्शन लेना अलाउड है मतलब आप इस खर्चे को, इसको खर्चा माना जाएगा और इस खर्चे को आप इनकम से माइनस कर सकते हैं। ये जो 30 से 37 लिखा हुआ है इसमें ऐसा बिजनेस खर्चा है जिसको खर्चा मान के आप इनकम से इनकम से माइनस कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। इसीलिए बोलता है 30 to 37 इज द अलाउड डिडक्शन, मतलब डिडक्शन अलाउड है। दूसरी तरफ जो सेक्शन आता है 40 से लेके 43B, ये एक ऐसा पोर्शन ऑफ है ये बिजनेस खर्चा, बस कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करने से आपको इसका डिडक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस खर्चे का क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है बिजनेस खर्चा बस कुछ कंडीशन आप फुलफिल नहीं किए तो आप इसको इनकम से माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको डिसअलाउड बोला जाता है। फिर ऑन द अदर हैंड आता है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का सेक्शन है 28, 41, 44AD, 44ADA, 44AE, ये सब तरह के बिजनेस इनकम है, जिसमें से जो लास्ट 3 वाला है वो बेसिकली कुछ और नहीं, इसी को बोला जाता है प्रिजम्पटिव इनकम। इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ऐसा कौन कौन सा बिजनेस खर्चा है, ऐसा कौन कौन सा बिजनेस खर्चा है जिसको आप माइनस कर सकते हैं बिजनेस इनकम से। मैं आपको डिटेल वर्जन में पढ़ा रहा था, अब मैं आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ बताता हूँ कि आपको कौन कौन सा खर्चा याद रखना है जिसका एंट्री आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। याद रखिएगा, जिसका एंट्री आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, आप अपने पेपर में सॉल्व करेंगे आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं खर्चा को अनफोल्ड करता हूँ कि ऐसा कौन कौन सा खर्चा है जो बिजनेस खर्चा है जिसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। ऐसा कौन कौन सा खर्चा है जो बिजनेस का खर्चा है जिसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए ऐसा कौन कौन सा खर्चा है। तो खर्चा नंबर 1 आ जाइए, हम आपको इस बार डिफरेंट लेवल में पढ़ाएंगे। एक्सपेंसेस अलाउड। ऐसा कौन कौन सा खर्चा है पीजीबीपी में जिसका डिडक्शन लेना अलाउड है, जिसका डिडक्शन लेना अलाउड है। तो नंबर 1 जो खर्चा है जिसका डिडक्शन आप ले सकते हैं दैट इज़ डेप्रीशिएशन, जिसका सेक्शन है सेक्शन 32। ये एक ऐसा खर्चा है जिसका डिडक्शन आप अच्छी तरह से ले सकते हैं, जिसका डिडक्शन आप अच्छी तरह से लेंगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो डेप्रीशिएशन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकते हैं। तो डेप्रीशिएशन हम लोगों को ऑब्वियस सा बात है मिलता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। पीजीबीपी में आपको कोई भी डेप्रीशिएशन मिलेगा वो हमेशा मिलेगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। अब ये जो डेप्रीशिएशन आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे मिलता है, ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनता कैसे है भैया। ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि जिस एसेट्स का ब्लॉक बना रहे हैं वो सेम नेचर का होना चाहिए और सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन होना चाहिए। अगर वो सेम नेचर का है और सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन होता है तो वो एक ब्लॉक में होगा। अब जो डेप्रीशिएशन होता है वो 2 हिस्सा में डिवाइड होता है। एक होता है नॉर्मल डेप्रीशिएशन और दूसरी तरफ होता है एडिशनल डेप्रीशिएशन। एक तरफ होता है नॉर्मल डेप्रीशिएशन और दूसरी तरफ होता है एडिशनल डेप्रीशिएशन। अब प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, जो भी नॉर्मल डेप्रीशिएशन होता है उसका बोलने का मतलब क्या होता है। नॉर्मल डेप्रीशिएशन एट द एंड आपको मिलेगा किस पे। अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो आपको नॉर्मल डेप्रीशिएशन मिलेगा 15%, अगर वो कुछ नहीं बोलता। अगर आपके पास फर्नीचर है तो आपको जो डेप्रीशिएशन मिलेगा नॉर्मल वाला वो मिलेगा 10%। और अगर आपके पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग किस नेचर का है कुछ नहीं बोलता तो आपको डिडक्शन मिलेगा 10%। ध्यान रखिएगा, ये जो डेप्रीशिएशन आप कर रहे हैं चाहे वो नॉर्मल डेप्रीशिएशन हो चाहे एडिशनल डेप्रीशिएशन हो, ये आप ब्लॉक्स में कैलकुलेट करके करते हैं। ब्लॉक्स में कैलकुलेट करके करने का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर एक ब्लॉक बना के ओपनिंग WDV लेते हैं। उस साल में, जिस साल में अगर कोई उससे रिलेटेड एसेट खरीदा गया तो उसको ऐड करते हैं, बेचा गया तो लेस करके क्लोजिंग WDV लाते हैं और
उस पर डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर तरह के एसेट्स पे मिल जाता है, हर तरह के एसेट्स पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाता है और इस रेट से मिलता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का इसका प्रॉपर डिटेल है कि प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग में अगर कुछ नहीं बोला तो 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग में कुछ नहीं बोला तो 10%, प्लांट एंड मशीनरी में कुछ नहीं बोला तो 15% डेप्रिशिएट होगा। अब इतने सारे प्लांट एंड मशीनरी है जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है, ये प्लीज़ एक बार आप रिकैप कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, हम लोग पहले ओपनिंग WDV लेते हैं, उससे ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट, लेस करते हैं मनी पेएबल, तो आपका डेप्रिसिएशन मतलब आपका क्लोजिंग WDV आता है और उस रेट के फिर उसी रेट में हम लोग क्या कैलकुलेट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो ध्यान से अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि पहला जो खर्चा जो हम लोग को अच्छा से करके जाना है दैट इज़ नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब जब बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देना है ये हमेशा मिलेगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, ये हमेशा मिलेगा आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे और इसका जो डिडक्शन एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है वो मिलता है आपको 20%। आपके पास न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, तो अगर आपके पास न्यू प्लांट एंड मशीनरी है तो नॉर्मल के साथ आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा और ऐसे बिजनेस पे मिलेगा जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग का हो, जिसका काम क्या हो बोलो, मैन्युफैक्चरिंग का हो या पावर जनरेट करने का, इन लोगों को ही ये बिजनेस मतलब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। कितना परसेंट पे मिलेगा बोलो, 20% पे। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इस पे याद रखिएगा, अगर कोई भी एसेट चाहे नॉर्मल चाहे मतलब कोई भी एसेट का डेप्रिसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी एसेट है चाहे वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए बना हो या फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए बना हो तो उस एसेट्स पे हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एक चीज़ और ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे आप पहले ध्यान दीजिएगा कि उसका पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज़ नहीं होना चाहिए। अब लेस देन 180 डेज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है सॉरी, ये देखिए इफ़ पीरियड ऑफ पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज तो प्रीवियस ईयर में जितना भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था उसके आधे रेट में आपको डेप्रिसिएशन इस साल मिलेगा। बोलने का मतलब है मान लीजिए अगर आपने 4 अक्टूबर या उसके बाद कोई एसेट पुट टू यूज़ किया है, वंस मोर आई रिपीट, आपने अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद कोई एसेट पुट टू यूज़ किया है मतलब परचेज़ किया है या फिर परचेज़ करके पुट टू यूज़ उतना दिन बाद किया है, उस केस में उस एसेट का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50%। मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया, अगर उसका पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज़ है तो उसका जो 15% है वो 7.5% हो जाएगा। अगर उस फर्नीचर का 10% है तो 5% हो जाएगा और उसी तरह से अगर आप बिल्डिंग ओन करते हैं तो उसका 10 का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस इज़ ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर मैं बात करूं एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता दिया 20% पे आपको मिलेगा। अब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है अगर उसका पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज़ हो जाता है तो इस साल उसका जो 20% है वो रेस्ट्रिक्टेड टू हाफ होगा और नेक्स्ट ईयर बाकी 10% क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कब नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा उस प्लांट एंड मशीनरी पे जिसको सेकेंड हैंड इंस्टॉल कर रहा है या फिर ऐसा प्लांट एंड मशीनरी पे जिसको ऑफिस प्रीमाइसेस में इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो आपने यहाँ पे मेरे साथ एक खर्चा के बारे में डिस्कस किया कि इसको कैसे मतलब एक खर्चा के बारे में डिस्कस किया कि कैसे इसको करते हैं, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मूविंग ऑन, पहले मैं पीएल के हिसाब से आपको बता दूं। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है ये सेक्शन 50।
अब 50C क्या बोलता है ध्यान से समझिएगा, सॉरी 50 क्या बोलता है ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 50 क्या बोलता है। मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदा था, तो पहले मेरा एक मशीन का ओपनिंग WDV था, मशीन का A+B दैट इज कितना लाख, 70 लाख, ठीक है। और अगर मैं कोई मशीनरी और परचेज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने प्लांट C परचेज किया, तो ये मेरे ब्लॉक में ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको परचेज किया। कितना में मैंने परचेज किया, 20 लाख में। तो अभी मेरे पास टोटल 90 लाख का प्लांट है जिसमें A+B+C आता है। मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन यहाँ तक रखूँ तो आपका दिमाग से इतना आएगा कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। हम बोले देखो क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 90 लाख पे तो मार देना 15%, ठीक है। अगर 90 लाख पे मार देना तुम 15% और एडिशनल डेप्रिसिएशन इस 20 लाख पे मार देना तुम 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन बिकॉज न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। बट यही प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, 10 नवंबर को खरीदा गया है, तो इस 20 लाख पे डेप्रिसिएशन होता 7.5% और इस पे होता नॉर्मली 15%। आर वी थ्रू विद दिस, क्योंकि इसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। बट डिस्कशन यहाँ नहीं है, डिस्कशन कुछ इस प्रकार का है। मान लीजिए मैंने सारे प्लांट को सोल्ड कर दिया, सोल्ड ऑल प्लांट्स, यानी कि A+B+C ब्लॉक से सारे प्लांट को मैंने सोल्ड कर दिया। अगर मैं एक ब्लॉक से सारे प्लांट को सोल्ड कर देता हूं तो लॉ बोलता है कि अगर आप एक ब्लॉक से सारे प्लांट को सोल्ड करते हैं, मान लीजिए मैंने उसको सोल्ड कर दिया 1 करोड़ में, तो लॉ बोलता है क्योंकि आपका जो ब्लॉक है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आपने सारे ब्लॉक मतलब उस ब्लॉक के सारे एसेट्स को सोल्ड कर दिया, तो आपका ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस सिनेरियो में अगर ये आपने सोल्ड कर रहे हो क्लोजिंग WDV जो वैल्यू है दैट इज 90 लाख, उससे ज़्यादा अमाउंट में सोल्ड करोगे तो आपको होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट अगर यही आप इसको लेस अमाउंट में सोल्ड कर देते, मान लीजिए आप 70 लाख में सोल्ड कर रहे हैं, तो जितना क्लोजिंग WDV उससे आप कम में सोल्ड कर रहे हैं तो आप क्योंकि तो होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यानी कि यहाँ पे आपने सारे ब्लॉक को बेच दिया। तो अगर आप सारे ब्लॉक को बेच देते हैं तो ब्लॉक में से ब्लॉक फिर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता तो आइदर देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ऑन द अदर हैंड इफ द पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, बोलने का मतलब है अगर मैं एग्जांपल को चेंज करूं, मैं पूरा एसेट नहीं बेच रहा, मैं पूरा ब्लॉक्स को नहीं बेच रहा, मैं कुछ पार्ट ऑफ द ब्लॉक को बेच रहा हूं, मैं पूरे ब्लॉक को नहीं बेच रहा, मैं पार्ट ऑफ द ब्लॉक को बेच रहा हूं। देखिए मैं पूरे ब्लॉक को नहीं बेच रहा, मैं पार्ट ऑफ द ब्लॉक को बेच रहा हूं। मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट A को सोल्ड कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट A को अगर सोल्ड कर रहा हूं, तो अगर मैं प्लांट A को सोल्ड कर रहा हूं बट जो मैं वो सोल्ड कर रहा हूं ब्लॉक वैल्यू से ज़्यादा मैं सोल्ड कर रहा हूं, मैं इसको सोल्ड कर दे रहा हूं 1 करोड़ में, तो क्या ये ब्लॉक वैल्यू से ज़्यादा सोल्ड में हो जा रहा है? यस, जो उसका ब्लॉक वैल्यू है वो सोल्ड हो जाए। उसका जो ब्लॉक वैल्यू 90 लाख, मैं एक ही प्लांट बेच रहा हूँ, पूरा ब्लॉक खाली नहीं कर रहा, ब्लॉक अभी भी है बट एक ही प्रोडक्ट इतना में बिक जा रहा है जो उसके ब्लॉक वैल्यू से ज़्यादा में बिक जा रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। भैया अगर आप एक ही प्लांट को बेचते हैं मान लीजिए 70 लाख में, तो बेटा जो 20 लाख बचता इस पे हम लोग निकालते क्या बोलिए, डेप्रिसिएशन। तो याद रखिएगा 50 अट्रैक्ट होता है व्हेन ऑल द प्लांट इन द ब्लॉक व्हेन ऑल द एसेट इन ब्लॉक आर सोल्ड, तो देयर विल बी आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या देयर विल बी आइटम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया बेसिकली एक पहला खर्चा जो डिस्कस कर लिया दैट इज डेप्रिसिएशन। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है, मैं एकदम वैसे ओरिएंटेड में पढ़ाऊंगा PGBP को, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आप ये प्लीज़ टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट ना पढ़े, ठीक है, पॉसिबल नहीं, छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। अब अगर मैं बात करूं साइंटिफिक रिसर्च का, बस याद रखिएगा कि साइंटिफिक रिसर्च में 2 तरह के डिडक्शंस मिलते हैं, एक होता है इन हाउस एक्सपेंसेस रिसर्च और एक होता है डोनेशन। साइंटिफिक रिसर्च का बोलने का मतलब है मैं अपने बिजनेस में ही कुछ रिसर्च करवाता हूँ, तो साइंटिफिक रिसर्च में
इन हाउस होता है जो आपके रिलेटेड टू बिजनेस होता है, उसको इन हाउस बोलते हैं। और आप बाहर कहीं पे मतलब बिजनेस से जो रिलेटेड नहीं है, उसमें कहीं पे भी साइंटिफिक रिसर्च कोई कर रहा है, उसमें आप पैसा डोनेट करते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या माना जाता है, साइंटिफिक रिसर्च इन केस ऑफ डोनेशंस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी तरह का रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है उसका भी डिडक्शन मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन मिलता है। कितना परसेंट डिडक्शन मिलता है? 100% डिडक्शन मिलता है। और प्री कमेंसमेंट मतलब जब आपका साइंटिफिक रिसर्च खत्म हो रहा है उसके पिछले 3 साल का आपको प्री कमेंसमेंट का भी डिडक्शन मिलेगा। और आपको इसमें से कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मान लीजिए मैं जो समझा रहा हूँ आप प्लीज़ एक बार समझ लीजिए ताकि आपको समझ आए। मान लीजिए मैं कोई एसेट खरीदता हूँ और उस एसेट को मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एसेट खरीदा है, जो खरीदा है मैंने 22-23 में। 22-23 में मैंने एक एसेट खरीदा है जिसका दाम है 70 लाख रुपया, और उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब यूज़ करता हूँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो लॉ बोलता है इस 70 लाख में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इस 70 लाख में आपको 100% क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 22-23 में आपने उसका डिडक्शन ले लिया। अब क्या हुआ, अचानक से आपने 23-24 में उसको बेच दिया, आपने उसको सोल्ड कर दिया। तो लॉ बोलता है जितना में आप सोल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए आप उसको सोल्ड कर रहे हैं 80 लाख में, तो लॉ बोलता है जितना भी अमाउंट तक आप सोल्ड कर रहे हैं उस अमाउंट का कॉस्ट जितना जो भी हिस्सा रहेगा वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, और एक्सेस अगर रहा कॉस्ट से तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि आपने उसको बेच दिया साइंटिफिक रिसर्च वाले, तो कॉस्ट जितना, कॉस्ट कितना है? 70 लाख। 70 इसमें से 70 लाख टैक्सेबल हो जाएगा कौन से हेड में? पीजीबीपी हेड में, और बाकी का 10 लाख वो टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन के हेड में। फिर आगे हम लोग इसको डिस्कशन को बढ़ाए थे। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के बाद हम लोग ने ये सीखा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंस वे में सीखा है, कि मान लीजिए ये माल बिक रहा है 70 लाख में, तो ये सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। मान लीजिए ये माल बिक रहा है 30 लाख में, तो ये मिलने वाला 30 लाख सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि कॉस्ट जितना जो भी अमाउंट रहेगा वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको खरीदे हैं 22-23 में, और 23-24 में उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एसेट को बेचते नहीं है, तो क्योंकि आपने उसका 100% डिडक्शन ले लिया था तो वो एसेट ब्लॉक का पार्ट तो बन जाएगा। 23-24 में ब्लॉक का पार्ट तो बनेगा, बट उस ब्लॉक में उसका वैल्यू कितना रहेगा? निल, बिकॉज उसका आपने 100% डिडक्शन ऑलरेडी पहले ले लिया है। और जब भी वो माल बिकेगा तो उससे जितना पैसा आएगा वो ब्लॉक वैल्यू से लेस हो जाएगा, यानी कि डेप्रिसिएशन उस अमाउंट से लेस हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। ये थोड़ा थ्योरी पर्सपेक्टिव पे देख लीजिएगा। डोनेशंस मतलब एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव पे या कुछ केस स्टडीज़ पर्सपेक्टिव पे इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे और समझेंगे कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में डोनेट कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ, साइंटिफिक आप डोनेशन कर रहे हैं तो 100% डिडक्शन कन्फर्म है, लेकिन किसको कर रहे हैं? आप किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन और कॉलेज इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन को कर रहे हैं जो खुद अप्रूव्ड है, जो खुद अप्रूव्ड है, वो खुद अप्रूव्ड होना चाहिए और वो साइंटिफिक रिसर्च करे तो 100% डिडक्शन। या फिर एक ऐसे यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज, कॉलेज एसोसिएशन को कर रहे हैं जिसका प्रोग्राम अप्रूव्ड है तो 100% डिडक्शंस। और इसमें कुछ ध्यान मत दीजिएगा, टेलीकॉम लाइसेंस वगैरह को अवॉइड करिएगा एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। देखिए, एक तो होता है कि जब आप क्लास कर रहे हो, और एक तो होता है कि एग्जाम्स में पीजीबीपी को इस समय में जिस स्टेज में आप अभी फॉल करते हो, एक सेकेंड, फ़ोन पे सो ये सब एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए उतना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर 1 मार्क्स के एमसीक्यूज़ के लिए पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा, वरना कोई ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में 100% डिडक्शन मिलता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 100% डिडक्शन मिलता है, बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। इसमें भी जो मर्जर अमलगमेशन होता है 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है। एक बार में डिडक्शन नहीं मिलता, 5 बार में मिलता है, बस ऐसे पढ़ना है। ठीक है, कुछ ध्यान मत देना, नहीं ध्यान देना। 35 AD में अगर मैं सच बताऊं, सिर्फ लिस्ट ऑफ बिजनेस याद रखना एक बार के लिए कि कौन सा लिस्ट ऑफ बिजनेस है। 14 ठो लिस्ट ऑफ बिजनेस जिसमें 100% डिडक्शन मिलता है, और इसमें से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। यस 36 याद रखिएगा पीजीबीपी में। 36 में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या खर्चा का डिडक्शन मिलता है। देखो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, इसको डिडक्शन मिल जाएगा अगर वो इंश्योरेंस हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय के लिए पेमेंट कर रहा है या स्टॉक इन ट्रेड के लिए इंश्योरेंस करवा रहा है। और अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा अपने लाइफ ऑफ कैटल्स के लिए। अब ध्यान से देखिएगा इधर, मैं अगर बात करूं आपके साथ ये दोनों पॉइंट का, इसमें 43B भी अट्रैक्ट होता है। 43B बोलता है कि जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बोनस और कमीशन एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई को दे रहा है बोनस और कमीशन, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। कोई भी तरह का इंटरेस्ट पेड हो रहा है कैपिटल बोरोड में तो उसको डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, ग्रेचुइटी फंड में ये सब में अप्रूव करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। स्पेशली ध्यान देना ये वाला पोर्शन, ठीक है, ध्यान देना ये वाला पोर्शन। मान लीजिए प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय बोल देता है एम्प्लॉयर को कि भाई सुन ना, तुम ना मेरा हिस्सा भी जाके जमा कर देना। तो जब तक एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉई का पैसा अपने पास रखता है वो इनकम होता है, जिस दिन जमा कर देता है वो एक्सपेंसेस होता है। बैड डेट्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये खर्चे का डिडक्शन आपको मिलता है और कुछ आपको पढ़ने में ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिएगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भी डिडक्शन मिलता है। जनरल डिडक्शन जो है 37, जो बेसिकली बोलता है 30 से 37 का 30 से 36 में जिसका डिडक्शन आपको नहीं मिला है उसका डिडक्शन आप 37 में ले सकते हैं। इस 37 में मैंने लिस्ट दिया था, लिस्ट कि व्हाट आर द लिस्ट, कि क्या क्या लिस्ट दिया था, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड आपको बताया था। तो प्लीज़ आप उसके थ्रू करिएगा और 37 गो थ्रू ज़रूर करिएगा और कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन ज़रूर याद रखिएगा, डिडक्शन स्पेसिफिकली डिसअलाउड याद रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने आपको एक पेमेंट किया है जिस पे मेरे को TDS कट करना चाहिए था। मैं अगर आपको कोई पेमेंट करता हूँ जिस पे TDS कट करना चाहिए था, मैं अगर आपको कोई पेमेंट करता हूँ जिसमें TDS कट करना चाहिए था, आप कौन है, आप आइदर आउटसाइड इंडिया रहते हैं या नॉन रेसिडेंट है जिसमें TDS कट करना चाहिए था, बट मैंने TDS कट नहीं किया तो मेरे को वो खर्चा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वही पेमेंट मैं अगर रेसिडेंट को करता हूँ, वही पेमेंट अगर मैं रेसिडेंट करता हूँ जिस पे TDS कट करना चाहिए था बट मैंने TDS कट नहीं किया, तो उस सिनेरियो में याद रखिएगा, आपको डिडक्शन 70% अलाउड होगा और 30% नहीं मिलेगा। देखिए, जिसको पीजीबीपी एकदम शुरू से करना है, मेरे यूट्यूब में पीजीबीपी रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जो अभी स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, इनकम टैक्स का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आप प्रोविज़न बनाते हैं कोई भी टैक्सेस का, उसका कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलता। स्पेसिफाइड पर्सन, अगर आप अपने रिलेटिव्स को, पार्टनर्स को या नॉन पर्सन को एक मार्केट प्राइस से ज़्यादा पेमेंट देंगे तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैश पेमेंट 10,000 से ज़्यादा अगर आप करेंगे, कैश पेमेंट 10,000 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यही 10,000 का लिमिट 35,000 हो जाता है और एग्रीकल्चर के लिए फ्री हो जाता है। डन। अच्छा, प्रोविज़न फॉर ग्रेचुइटी का डिडक्शन नहीं मिलता है। एक्चुअल पेमेंट मतलब जब तक आप ये पे करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगा। टैक्स ड्यूटी सेस फी पे करिए, डिडक्शन ले लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करिए, डिडक्शन ले लीजिए। लीव सैलरी, एम्प्लॉयर बोनस और कमीशन जब पे करिए तो डिडक्शन ले लीजिए और कुछ मत पड़िएगा। प्रिजम्पटिव इनकम का जो पोर्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। प्रिजम्पटिव इनकम में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है उस पोर्शन को अच्छी तरह से समझेगा और साथ ही साथ एक और वीडियो पीजीबीपी का जिसमें 40B के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ज़रूर गो थ्रू करिएगा। आज तक के लिए इतना ही मुलाकात रहेगा। आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत सिंपल वे में समझाया है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, पीजीबीपी में अगर आपको पढ़ना है तो जो मैंने अभी आपको बताया आप प्लीज़ उतना ही पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा, आपको बहुत हेल्प होगा स्कोर करने में, ठीक है। 2-3 सम्स कर लीजिएगा, आपको वो बहुत हेल्प हो जाएगा। जिसको डिटेल रिवीजन के साथ पीजीबीपी करना है, ऑलरेडी मेरा चैनल में 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 अपलोडेड है, प्लीज़ डू फॉलो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।